हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे थे बीफार्म 8 सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए आपका एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है जो कि फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो कि आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो उसके नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 5 यूनिट्स के। और ये जो है ना वीडियो पार्ट 1 रहेगी, जिसमें हम स्टार्टिंग में जो यूनिट है यानी कि यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, इन दोनों को एक ही सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल वही लिखा हुआ है, यानी कि फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट BP803ET, ये इसका सब्जेक्ट कोड है। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए वही है कि ये जो हमने क्वेश्चन लिखे हैं वो इस तरीके से लिखे हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में कवर हो जाए। यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन बेसिस पे सेलेक्ट किए हैं, और टोटल यहाँ पे 27 क्वेश्चन बैठते हैं 5 यूनिट से। अगर आप इनको पढ़कर चले जाते हैं, आप गारंटेड यहाँ पे पास हो जाओगे। ठीक है, तो अभी देखिए फिलहाल जो हम देखने वाले हैं ना, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड के जो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनको आज एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे जो नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं ना, इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में, जिसमें ना आपके 2 चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केटिंग यानी कि एक चैप्टर है, एंड सेकंड यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मार्केट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि आखिर मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सिंपल पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन द टर्म मार्केटिंग, जो कि शॉर्ट में पूछी जा सकती है। देखिए पहले मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको एक बार पढ़ करके आपको बता देता हूँ, फिर ना बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस and creating products or services that satisfy those needs and promoting and delivering them effectively to the target market। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं कि आपको अगर अपने अपना सामान यानी कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है ना, तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक है पहला तरीका कि आप अपना प्रोडक्ट बना दें, एंड बनाने के बाद आप कस्टमर के पास जाएं या अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें और उनको कन्विंस करें कि वो उसको खरीद लें। पहला तरीका है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को यहाँ पे बना देंगे, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को यहाँ पे पहले ही बना देंगे और उसके बाद कस्टमर के पास जाएंगे, उनको कन्विंस करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद लो। बस आपका मेन यहाँ पे टारगेट रहता है कि आपका प्रोडक्ट वहाँ पे बिक जाए। ठीक है, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या होता है कि आप जो है प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनाएंगे। आप प्रोडक्ट जो बनाएंगे पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप कस्टमर की नीड को समझेंगे कि आखिर कस्टमर को ज़रूरत क्या है। सपोज कोई टैबलेट है, कोई मेडिसिन है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसकी कस्टमर को बहुत नीड है। आपने उसकी नीड को समझा, नीड को समझने के बाद आपने उसकी नीड को फुलफिल करने वाला उसी के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट को डेवलप करा। ठीक है, यानी कि उसकी नीड को फुलफिल करने वाले प्रोडक्ट आपने डेवलप करा, एंड डेवलप करने के बाद आपने प्रमोट करा। प्रमोट आप जैसे ही करोगे, क्योंकि वो उसके अपने नीड के अकॉर्डिंग बना है, तो वहाँ पे आपके जो कस्टमर्स हैं या जो भी आपके यहाँ पे यूजर्स वगैरह हैं वो आपके पास अप्रोच होंगे, एंड आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बिकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको चीज़ समझ आई हो कि पहला तरीका है कि आप एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को ना दूसरे पे थोप रहे हैं, चाहे वो उसके लिए सेटिस्फैक्शन दे या ना दे, चाहे उसको फ़ायदा हो या ना हो, आप अपने प्रोडक्ट को बस वहाँ पे बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, सेकंड है कि आप जो है कस्टमर की नीड को समझ रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्या है, आप उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और बना करके उसको ही बेच रहे हैं जिसको जिसको उसकी ज़रूरत है। समझ रहे हो? तो ये जो तरीका है एकदम एक अच्छा तरीका है, आप समझ सकते हैं ना। यहाँ पे आप प्रोडक्ट को अपने को थोप नहीं रहे, बल्कि उसकी एक तरीके से मदद कर रहे हैं और आपका यहाँ पे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है। तो यही जो प्रोसेस है ना सेकंड वाली, इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। और पहली जो प्रोसेस है ये, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेलिंग। यानी कि सेलिंग का मतलब कि डायरेक्टली बस अप्रोच करना, कस्टमर को कन्विंस करना कि भाई मेरे सामान को खरीद लो, वो है सेलिंग। मार्केटिंग यानी कि कस्टमर की नीड को समझना, नीड को अच्छे से समझने के बाद, मार्केट रिसर्च करने के बाद अब प्रोडक्ट आप डेवलप करोगे उनकी नीड के अकॉर्डिंग, एंड देन कस्टमर को बेचोगे। तो वही बात देखो सिंपल यहाँ पे लिखी है कि मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंसेस। कि मार्केटिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर की नीड और प्रेफरेंसेस को समझते हैं।
देन प्रोडक्ट को हम या किसी भी सर्विस को क्रिएट करते हैं जो कि उनकी नीड को सेटिस्फाई करे या फुलफिल करे, एंड उसी प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं और डिलीवर करते हैं उस टारगेट मार्केट या टारगेट ऑडियंस के पास। तो ये जो सारी प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मार्केटिंग। आई होप मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एंड आगे देखिए यहाँ पे लिखा है कि इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर एंड मार्केटिंग एंड मेकिंग श्योर दे आर हैप्पी विद व्हाट यू प्रोवाइड। तो ये जो आपकी मार्केटिंग जो होती है ना, मार्केटिंग ये बेसिकली ना रिलेशनशिप होती है, यानी कि आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं कस्टमर के साथ में। आप जो भी वहाँ पे उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका बस मेन ऑब्जेक्ट यही नहीं है कि आपका सामान बिक जाए, आपका मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है कि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो, उसकी जो भी डिज़ायर है, जो भी उसकी नीड है वो वहाँ पे फुलफिल हो। ठीक है, अब देखिए हमारे जो यहाँ पे सब्जेक्ट है देखिए वो है फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब देखिए फार्मा वर्ड तो आप जानते ही हैं, जहाँ भी जुड़ जाए मतलब कि मेडिसिन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड। एंड मार्केटिंग अभी आपको समझ आ गया, मतलब कि कस्टमर की नीड को समझना, फिर प्रोडक्ट को डेवलप कराना, उसको प्रमोट करना और फिर उसका बेचा जाना, वो सारा का सारा मार्केटिंग कहा जाएगा। एंड मैनेजमेंट मतलब उसको मैनेज करना। तो ओवरऑल आप यहाँ पे समझ सकते हैं जो आपकी 5 यूनिट्स हैं ना, उसमें हम यही समझने वाले हैं कि जो फार्मेसी के अंदर जो भी प्रोडक्ट हैं इंडस्ट्री में या फिर आपकी मार्केट में, उनको आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे उनको आप यहाँ पे प्रमोट करोगे, कैसे डेवलप करोगे, कैसे सेल करोगे, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप मार्केटिंग क्या होती है आपको ये टर्म समझ आ गई होगी। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रमोशन ही नहीं होता। मार्केटिंग एक तरीके की एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम जो है रिसर्च करके एक नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर उसको बेचा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपका सेकंड यहाँ पे बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल ही गया होगा। यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आपने ना शॉर्ट में बताना है। तो मार्केटिंग क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि मार्केटिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कस्टमर की नीड को समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं, सर्विस को क्रिएट करते हैं जो कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करे या कस्टमर की जो भी डिज़ायर है उनको वो यहाँ पे पूरा करें। तो ये आपकी मार्केटिंग है। सेकंड सेलिंग। सेलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टली कन्विंसिंग समवन टू बाई ए प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि हम डायरेक्टली किसी को यहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट को खरीद लो, मेरे प्रोडक्ट को खरीद लो, तो वो यहाँ पे सेलिंग कही जाएगी। इट फोकस ऑन क्लोजिंग डील एंड कंप्लीटिंग ए सेल कि जो सेलिंग जो है ना वो मोस्टली फोकस करते हैं कि बस कैसे ही यहाँ पे डील हो जाए, कैसे ही बस मेरा सामान यहाँ पे बिच जाए। अब वो जो आपका कस्टमर है वो सेटिस्फाइड हो या ना हो वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। तो बाकी देखिए डिफरेंस मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो मार्केटिंग का जो प्राइमरी जो एम है ना, जो वो चाहता है, जो मार्केटिंग में हम चाहते हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले, कस्टमर खुश होना चाहिए, उसके साथ हम रिलेशनशिप लंबे टाइम तक बनाएं। ठीक है। सेकंड है सेलिंग। सेलिंग बस फोकस करता है कि बस सामान बिच जाए, कैसे भी बिचे बस सामान बिच जाए। ठीक है। सेकंड है मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। हमने जैसे कि बोला जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में हम पहले नीड को समझते हैं फिर प्रोडक्ट को बनाते हैं, मतलब कि प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। एंड सेलिंग जो स्टार्ट होती है प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है। डिफरेंस समझ आ गया। जो मार्केटिंग है वो फोकस करती है ब्रांड की रेपुटेशन पे, कि ब्रांड की रेपुटेशन बनी रहे, हमारा नाम बने, हमारी जो भी ब्रांड चल रही है उसके साथ कस्टमर की रिलेशनशिप अच्छी और मजबूत बने, वहाँ पे मार्केटिंग ये फोकस करती है। सेलिंग इस पे फोकस नहीं करती है। इट फोकस ऑन रिलेशनशिप कि बस सामान बेच जाए, थोड़ी डील डन हो हमारी और हमारा यहाँ पे माल निकल जाए, तो यह है सेलिंग। बाकी देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि मार्केटिंग में पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फिर प्रमोशन करते हैं, फिर सेलिंग होती है। तो सारा कुछ ये जो है इन्वॉल्व होता है एक तरीके से। यहाँ पे ये एक सिस्टमेटिक प्लान होता है मार्केटिंग। लेकिन जो सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक लास्ट पार्ट है। ठीक है। तो आई होप जो डिफरेंस है कि क्या होता है मार्केटिंग, क्या होता है सेलिंग, ये आपको समझ आ गया होगा। स्टार्टिंग में देखिए अगर आप सिलेबस को समझो तो शुरू में यही दिया है कि डिफाइन जनरल कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल बनेगा कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग सेलिंग में क्या डिफरेंस है वो हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट के ऊपर, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा, तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका वही बनता है कि एक्सप्लेन मार्केटिंग इन्वायरमेंट एंड राइट द वेरियस फैक्टर ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट विच इम्पैक्ट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन।
देखिए जो ना क्वेश्चन लॉन्ग भी बनता है, आपने सिंपल यहाँ पे बताना क्या है, आपने बताने कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और मार्केटिंग इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं या कहें तो उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि आखिर ये मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या है। मार्केटिंग अभी आपको समझ आया, मतलब कस्टमर की नीड को समझना, प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, बेचना, वो मार्केटिंग है। अब उसके आसपास का इन्वायरमेंट या उसकी सराउंडिंग, जहाँ पे आपकी कंपनी है, जहाँ पे कंपनी आपकी सिचुएटेड है, वहाँ के आसपास की सराउंडिंग, वहाँ के आसपास के कस्टमर, वहाँ के आसपास के कंपटीटर, होलसेलर, रिटेलर, तो उन सब के मिलाने से बनता है इन्वायरमेंट, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे मार्केटिंग इन्वायरमेंट। जैसे एक बार इसको मैं पढ़ के बताता हूँ ना, फिर आपको एग्जाम्पल से बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स that affects a company ability to promote and sell its product। कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट से मतलब उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से है जो किसी भी कंपनी को उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में या फिर बेचने में अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे सिंपल मैं आपको बता दूं, आपको एग्जांपल लेके कि जैसे आप हैं, आप जहां भी रहते हैं, आपकी एक अलग लाइफ है, तो आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले ना कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आप हैं, ठीक है। आपकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले जैसे कई फैक्टर हैं। सबसे पहले जैसे इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर मतलब आपकी इनकम कितनी है, आपका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कितना कैसा है, लाइफ स्टाइल कैसी है, आप कहाँ पे रहते हैं, वो एक हो गया, ठीक है। दूसरा सोसाइटी, आपके आसपास लोग कैसे रहते हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, वहाँ सोशल बिहेवियर कैसा है, वो चीज़ आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी। थर्ड यहाँ पे कल्चर, जो हमारे कल्चर होते हैं, संस्कृति होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, वो भी आपने फॉलो करने होते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक तरीके से आप इम्पैक्ट तो डाल ही रहे हैं या अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की पॉपुलेशन, वहाँ की नॉइज़ पॉल्यूशन, या फिर वहाँ पे एयर कंडीशन कैसी है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं। ऐसे ही बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मली बात करें, अभी आप जैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपके पेपर्स हैं, आपकी कई सारी चीज़ें हैं, आपके ऊपर बहुत सारे कोई ताने भी होंगे, ये करना वो करना, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जस्ट आप एज्यूम करो कि एक फार्मा कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है, डिज़ाइन करती है, कस्टमर को बेचती है, तो उसके आसपास भी ना ऐसे ही कई सारे फैक्टर होते हैं। जैसे उसके आसपास कंपटीटर होते हैं जो कि उसके जैसा ही सामान बेचते हैं, उसके आसपास सप्लायर होते हैं जिनसे सामान उसको लेना होता है, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, उसके पास रिटेलर होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो भी इम्पैक्ट डालते हैं, उनके साथ भी रिलेशनशिप बनानी होती है। उसके आसपास कस्टमर होते हैं जो कि उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, वो भी उसके पूरे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करेंगे। उसके पास एम्प्लॉय होते हैं, उसके पास अदर मैनेजमेंट में अंदर चीज़ें होती हैं, उसके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फॉलो करनी होती हैं, गवर्नमेंट के न्यू रूल्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो कहने का मतलब है कि ये भी सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स के मिलने से एक पूरा इन्वायरमेंट बनता है जो कि पूरी मार्केटिंग को ये अफेक्ट कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट। समझ रहे हो? अब हमने देखो वही बात ना यहाँ पे लिखी है, जस्ट जैसे मैंने आपको बताया ना, वही यहाँ पे लिखा है कि द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर दैट अफेक्ट्स ए कंपनीज एबिलिटी टू प्रमोट एंड सेल इट्स प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट से मतलब उन सभी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से है जो भी किसी भी कंपनी को उसके सामान को बेचने में, बनाने में, प्रमोट करने में इम्पैक्ट डालते हों, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये समझना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर अपनी कंपनी में कुछ भी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग दैट कैन इम्पैक्ट योर बिजनेस फ्रॉम कस्टमर नीड्स टू द कंपटीटर एंड रेगुलेशन। ये समझना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, आपके कितने कंपटीटर्स हैं, आपके कस्टमर्स कितने हैं, और आपको कौन कौन से रूल या रेगुलेशंस को फॉलो करना है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारा कुछ जो है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, या मार्केटिंग इन्वायरमेंट कितने टाइप का होता है, आप ये भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल को हम देखेंगे, इसमें देखिए एक्सटर्नल को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट।
देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट कहने का मतलब है जो कि कंपनी के अंदर फैक्टर हों, मतलब वो फैक्टर जो कि कंपनी के अंदर हों और कंपनी के ऑपरेशंस या फंक्शंस को कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट डालते हों या अफेक्ट करते हों। जैसे आप हैं, आप अपनी फैमिली में रहते हैं, ठीक है, फैमिली में भी कुछ मेंबर्स होते हैं, वो आपकी लाइफ को कहीं ना कुछ हद तक इम्पैक्ट डालते हैं या अफेक्ट करते हैं। सेम ऐसा ही है कि इट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर डेट आर इनसाइड द कंपनी सच एज जैसे कि एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट, है ना, और कंपनी की पॉलिसी हुई या कंपनी का बजट हुआ या फिर कंपनी के कैपिटल एसेट्स हुए, यानी कि पूंजी वगैरह उसके पास कितनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं कंपनी को एक तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, डिसीजन लेने में या अपने सामान को प्रमोट करने में ना कहीं इम्पैक्ट डालती हैं या उनको अफेक्ट करती हैं। मतलब आपके पास देखो कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे। आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनका मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, उसके पास कितने एसेट्स हैं, कैपिटल एसेट्स, पूंजी कितनी है। तो ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर हैं, तो ये एक बनाते हैं आपका इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि जो कंपनी के अंदर है। अब सेकंड आपको समझ आ ही गया होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब जो फैक्टर कंपनी के बाहर हो। तो सिंपल लिखना है कि दीज एक्सटर्नल द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द कंपनी। जो कंपनी के आउटसाइड फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपके कंपटीटर हुए, मतलब जो आपकी जैसा ही सामान बेचते हैं, कंपटीशन रहता ही है मार्केट में, तो आपके कंपटीटर हुए, कस्टमर जो बाहर से ही मिलेंगे, सप्लायर जो बाहर ही होते हैं, लॉज एंड रूल्स वगैरह, इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि कितना इन्फ्लेशन रेट है, कितनी महंगाई है, कितना इकोनॉमी घट रही है, कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारे के सारे बाहरी फैक्टर हैं जो कि आपकी कंपनी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसको भी हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किए हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। सिंपल ना, देखिए पहले मैं आपको वर्ड को ब्रेक कर दूं। माइक्रो प्लस इन्वायरमेंट, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, यानी कि आप समझ सकते हैं लोकल फैक्टर, मतलब जो फैक्टर कंपनी के आसपास ही हो, सराउंडिंग में ही हो। एंड इन्वायरमेंट आप जानते हैं, यानी कि सराउंडिंग या कंडीशन ऑफ कंपनी, आसपास की सराउंडिंग क्या है कंपनी की। तो वो फैक्टर जो कि लोकल होते हैं या कंपनी के आसपास होते हैं और उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, तो वो आपके कहे जाते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट वाले जो होते हैं ना, जो सेकंड हम पढ़ेंगे मैक्रो वाला, उसके जो फैक्टर्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते और वो कंपनी से बहुत दूर रहते हैं, या कह सकते हैं उनको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखना है कि माइक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल फैक्टर्स डेट आर क्लोज टू कंपनी एंड डेट डायरेक्टली अफेक्ट कंपनी ऑपरेशन। ये कंपनी के काफ़ी क्लोज होते हैं और उसके ऑपरेशंस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो इनको हम ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके माइक्रो इन्वायरमेंट है उसके जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कस्टमर हैं, कस्टमर आपकी कंपनी के बाहर हैं पर आपके अराउंड हैं, आपके आसपास ही हैं और उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल करने का मतलब है आप कस्टमर की नीड को समझो, आप रिसर्च करो, नीड को समझो, उसके जैसा प्रोडक्ट, उसकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करो और बेचो। आप उसको कुछ हद तक यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिखना है कि कस्टमर आर द पीपल हु बाई योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर की नीड को समझो, बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप करो और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करो। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जो कि कंपनी के एक तरीके से बाहर से ही आते हैं, तो जब वो बाहर से आएँ तो आपकी बस आपके कंट्रोल में रहता है कि आप उनकी अच्छे से ट्रेनिंग करवाएं, आप उनकी रिक्वायरमेंट या स्किल्स को पहले ही चेक करें, आप उनको मोटिवेट करें, आप उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। तो ये जो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो देखिए लिखना है कि एम्प्लॉयज़ वो पीपल्स होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि कंपनी के लिए काम करते हैं। उनका स्किल, उनकी ट्रेनिंग, उनका मोटिवेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है किसी भी कंपनी के परफॉर्मेंस या फंक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है सप्लायर। सप्लायर वो लोग होते हैं जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कंपनी को। जैसे कि लिखना है कि दीज आर द कंपनीज और इंडिविजुअल डेट प्रोवाइड रॉ मटेरियल। उनके साथ गुड रिलेशनशिप काफ़ी नेसेसरी हो जाती है अगर आपने एक स्मूथ और रिलायबल चैन सप्लाई चाहिए, यानी कि आपको लगातार माल आता रहे, स्मूथली सारा काम चलता रहे, तो उनके साथ ये रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर इनसे थोड़ी भी अनबन होती है, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस पर, ठीक है। ये सारे सारे बाहरी फैक्टर हैं जो कि आपके कुछ हद तक कंट्रोल में रहते हैं। नेक्स्ट है कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स मतलब वो लोग जो आपके जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, और सिंपल लिखा है कि दीज आर द अदर कंपनी विच ऑफरिंग सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप उन पर एक अपनी आंख रख सकते हैं क्लोज, आप उनको मतलब कि जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि भाई मेरा कंपटीटर कर क्या रहा है, वो क्या चीज़ डेवलप कर रहा है, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो उससे एक कदम आप आगे चल सकते हैं अगर आप उसको अच्छे से नोटिस करते हैं। तो ये वही चीज़ है, ये भी आपका एक फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर।
रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर वो चीज़ें, वो आपके पार्टनर्स होते हैं जो कि आपके माल को जो आपका एंड यूज़र है उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो लिखा है कि दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्टनर दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, दे कैन गिव एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सजेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। ये जो आपके रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, ये आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, कस्टमर की नीड क्या है, आप इनसे फीडबैक भी ले सकते हैं। तो इनका ये सारा कुछ भी अफेक्ट करता है किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को। तो अभी तो सारे आपने देखे हैं, वो फैक्टर देखे हैं जो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, यानी कि वो एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के आसपास का है, लोकल है, और उसको आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम मैक्रो एनवायरनमेंट, यानी कि उस एनवायरनमेंट के बारे में जो बड़ा है और उसको आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मैक्रो मतलब लार्जर फैक्टर एंड एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग ए कंडीशन ऑफ कंपनी। तो सिंपल लिखना है कि मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज फैक्टर डेट आर लार्ज एंड रिलेटेड टू आउटसाइड द कंपनी, जो कंपनी के आउटसाइड यानी कि उसके बाहर होते हैं और वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किए जा सकते। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, कोई भी गवर्नमेंट आ रही है न्यू, वो क्या रूल एंड रेगुलेशंस ला रही है, आपने वो फॉलो ही करने होंगे। आप उसको बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और ना ही आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, ना ही आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ हुई, रेगुलेशंस हुए, या फिर या फिर गवर्नमेंट ही कोई चेंज होगी, जैसे अभी 5 साल कोई गवर्नमेंट रही, फिर अगली 5 साल में चेंज होगी, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी कंपनी पे पड़ता ही है। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं हैं। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का मतलब है कि लिखा है कि सोशल फैक्टर सच एज पॉपुलेशन, कल्चरल बिलीव्स एंड लाइफस्टाइल ट्रेंड ऑल्सो अफेक्ट बिजनेस डिसीजन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जहाँ पे आपकी कंपनी सिचुएटेड है, वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो कल्चरल बिलीफ्स है, जो पॉपुलेशन है, ये लाइफस्टाइल ट्रेंड्स जो होते हैं उनके, वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं रहते। आप उनको चेंज नहीं कर सकते, बल्कि उनके अकॉर्डिंग आपने ढलना होता है। आपकी कंपनी को उनके अकॉर्डिंग सारी जो प्रोडक्ट उनको डेवलप करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर लाइक जैसे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, या इन्फ्लेशन रेट हुआ यानी कि महंगाई हुई, या अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अफेक्ट करती हैं आपकी कंपनी को। ठीक है, और ये अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, या ये जो आपकी महंगाई हुई या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये हो गया आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। लास्ट में है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आजकल रेगुलरली डे बाई डे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग न्यू यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे, डेवलप करने होंगे। तो यही लिखा है कि एज टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग डे बाय डे, सो न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस एंड डिजिटल ट्रेंड्स ऑल्सो इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशन एंड सर्विसेज। तो जो सारे न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, न्यू बिजनेस ऑपरेशन से सारे आपको, ये आपकी कंपनी को अफेक्ट करते हैं। तो अभी आपने जो देखा है ना, वो देखा है कि क्या है आपका मार्केटिंग इन्वायरमेंट और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हमने डिटेल में देखा। आई होप जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स या 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एंड इसका देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपका बनता है कि एनालाइज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर विद वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग देम। आपने यहाँ पे ये समझाना है कि जब भी कोई बंदा कोई भी सामान खरीदता है तो उसका क्या बिहेवियर होता है, उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। या फिर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेसमैन जब भी कोई डिसीजन लेता है कुछ रॉ मटेरियल खरीदने का या मशीनरी या इक्विपमेंट खरीदने का, तब उसका क्या बिहेवियर होता है एंड उसके बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिटेल में बतानी है। ठीक है, तो ये भी आपका इसी के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर ही यहाँ पर, कि एनालाइजिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर किसको बोलते हैं, यानी कि वो एंड यूज़र जो कि एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है या यूज़ कर रहा है। ठीक है, इनमें हम तुम ही होते हैं जो मतलब एट लास्ट उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल्स व्हेन परचेसिंग प्रोडक्ट फॉर पर्सनल यूज। यानी कि जब कोई भी बंदा अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए डिसीजन बनाता है, और उस टाइम पे जो भी उसके दिल दिमाग में चल रहा होता है, बिहेवियर जो भी वहाँ पे उसका शो हो रहा होता है, तो उसको यहाँ पे हम बोलते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। अब कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को ना समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, कस्टमर की नीड अगर समझना चाहते हैं, तो उसका ना बिहेवियर आपने समझना हो कि आखिर वो कैसे बिहेव करता है किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के दौरान। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। अगर आप पर्सनली अपने लिए कुछ सामान खरीद रहे हैं, तो आप सामान तभी खरीदोगे जब आपको उसकी ज़रूरत होगी, यानी कि सबसे पहले नीड होगी किसी भी चीज़ की, उसको तभी आप खरीदोगे। या कोई प्रॉब्लम में है आप,
तब उस चीज़ को खरीदोगे। तो यहाँ पे अगर हम कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की बात करें तो उसमें ना 4-5 स्टेप इन्वॉल्व्ड हैं। देखिए अभी आप इस पे फोकस ना कीजिए, आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले है नीड रिकॉग्निशन, कि सबसे पहले जो भी बंदा है अपनी नीड को समझेगा कि मुझको क्या ज़रूरत है, मुझको क्या खरीदना चाहिए। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन सर्च, फिर वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस नीड से रिलेटेड ना सर्च करेगा, अपने दोस्तों से पूछेगा, नेट पे सर्च करेगा, डॉक्टर से पूछेगा, फार्मासिस्ट से पूछेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन वो गेन करेगा। ठीक है। उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, उसको कई सारे प्रोडक्ट मिलेंगे ना, तो उसके अल्टरनेटिव भी वहाँ पे आप उसको मिल जाएंगे, तो वो उनको ना इवेल्युएट करेगा, कंपेयर करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे लिए बेस्ट है। ठीक है। सबसे पहले उसको अपनी नीड समझनी है, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, फिर वो इवेल्युएशन करता है अपनी जो भी प्रोडक्ट है उनका अल्टरनेटिव का। उसके बाद वो डिसीजन बनाता है कि एट लास्ट उसको कौन सा वाला प्रोडक्ट खरीदना है। ठीक है, वो हो गया परचेज डिसीजन। एंड जब परचेस कर लेता है उसके बाद क्या बिहेवियर है, क्या वो जो प्रोडक्ट उसने खरीदा है वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है उसको या नहीं, क्या उसके लिए वो फ़ायदेमंद है या फिर नहीं। तो जो सारी जो स्टेप्स हैं, ये सारी सारी स्टेप इन्वॉल्व होती हैं किसमें, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। अब इस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को, कि कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट को खरीद रहा होता है, अपनी नीड को समझ रहा होता है या रिसर्च कर रहा होता है या फिर एवेलुएट कर रहा होता है अल्टरनेटिव को, तो उसका क्या बिहेवियर रहा, उसको अगर आप समझ लोगे तो कस्टमर की नीड को समझ लोगे, उसके प्रेफरेंसेस को समझ लोगे, और उसको आप कैसे प्रोडक्ट अच्छे से डिज़ाइन करें कि वो उसको सेटिस्फैक्शन मिले। तो आप उस चीज़ को अगर आप एनालाइज कर लें तो आपको मार्केटिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस है कि देखो कि एनालाइजिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाती है। लिखा है कि एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये यहाँ पे प्ले करती है। सबसे पहला है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड, कस्टमर की क्या नीड है उसको आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा है टू मेक इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे इफेक्टिव बना सकते हैं, नई नई स्ट्रेटजीज, नए नए तरीके यहाँ पे प्रमोट करने के यहाँ पे अपना सकते हैं। नेक्स्ट है इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू मीट कस्टमर नीड्स, आप प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर सकते हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, आप उसके अगर आप बिहेवियर को समझ आते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड एट लास्ट आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में किन सेल का ट्रेंड रहने वाला है, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर से या पोस्ट परचेज बिहेवियर से। ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे हम बेसिकली यही समझ रहे हैं कि जब भी कोई बंदा अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए सामान खरीदता है, कोई भी डिसीजन बनाता है, तो या जो भी एक्शन लेता है, तो उस टाइम पे उसका क्या बिहेवियर रहता है, उस चीज़ को एनालाइज करना, वो यहाँ पे आपका क्या कहा जाएगा, कंज्यूमिंग बाइंग बिहेवियर। ठीक है। अब यहाँ पे इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, मतलब जब भी आप सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदने के दौरान आपको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपकी इनकम कितनी है, आपके पास रुपये कितने हैं वो अफेक्ट करेगा, आपकी एज कितनी है, क्योंकि बहुत से सामान एज के अकॉर्डिंग अपने खरीदने होते हैं। अब छोटे बच्चे हैं तो भाई वो खिलौने वगैरह खरीदेंगे, बड़े हैं तो वो शायद खिलौने नहीं खरीदेंगे, है ना। ऐसे इसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आपके कल्चर में भी होती हैं कि कल्चर के अकॉर्डिंग खरीदना होता है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना होता है। तो सारे सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस यानी कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पे हमने लिख रखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो देखिए सबसे पहला है पर्सनल फैक्टर, जो कि पर्सनली रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया एज, कि डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको अलग अलग चीज़ें पसंद आती हैं। बच्चों को खिलौने पसंद आ रहे हैं, अब थोड़े आप बड़े हैं या इस एज में तो आपको बाइक पसंद आ रही है, कार पसंद आ रही है, अगर आप बूढ़े हैं तो आपको और कुछ चीज़ पसंद आ रही है। तो ये जो है अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अगर हम फार्मेसी की फील्ड की बात करें, जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अगर उनको कफ सिरप लेनी है तो वो बच्चों वाली लेंगे, या फिर वो लेंगे जिसमें डोज उसकी स्ट्रेंथ कम है। अडल्ट के लिए कुछ दूसरी होगी, और जो सुपीरियर पीपल है उनकी थोड़ी अलग रहेगी। तो ये एज यहाँ पे अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इनकम, आपके पास कितने रुपए हैं, भाई ये भी डिपेंड करता है। आप कौन सा फ़ोन खरीद रहे हैं डिसाइड करता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रुपए हैं तो आप बड़ा फ़ोन लोगे, अगर आपके पास कम रुपए हैं तो आप छोटा फ़ोन लोगे। नेक्स्ट है हेल्थ नीड, आपकी नीड क्या है, हेल्थ की नीड क्या है। अगर हम फार्मेसी की बात करें यहाँ पे यहाँ पे लिखा है कि हेल्थ नीड्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको क्रॉनिक डिसीज़ है, बहुत लंबे टाइम से डिसीज़ है, तो आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे, रेगुलर उनको खरीदोगे। अगर आपको एक्यूट इलनेस है, आप कुछ दिन खरीदोगे, 2-4 बार आपका वहाँ पे ठीक हो जाएगा। या फिर आप प्रिवेंटिव केयर कर रहे हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह ले रहे हैं। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके पर्सनली आपसे रिलेटेड हैं और इनको आपको ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब कि उस प्रोडक्ट की नीड कितनी है, आपको डिज़ायर कितनी है, उसको हम बोलते हैं मोटिवेशन, कि आप उसके लिए कितने मोटिवेटेड, आप उसको कितनी हद तक खरीदना चाहते हैं। तो लिखा है कि द नीड और डिज़ायर टू बाई ए प्रोडक्ट, ये भी अफेक्ट करता है। सेकंड परसेप्शन, यानी कि
कैसे आप सोचते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी अफेक्ट करता है। लिखा है कि हाउ ए पर्सन व्यूज एंड अंडरस्टैंड ए प्रोडक्ट, वो चीज़ भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट यहाँ पे बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, आपका क्या बिलीफ है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्या फीलिंग आपकी जुड़ी हुई है उस ब्रांड से, तो वो भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो लिखा है कि ओपिनियंस एंड फीलिंग्स अबाउट ए प्रोडक्ट और ब्रांड, ये भी अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। ठीक है, फिर है कुछ सोशल फैक्टर, जैसे कि सोशल फैक्टर में आ जाते हैं फैमिली। आप फैमिली वालों से उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं, या उनसे सलाह लेकर के आप चीज़ों को खरीदते हैं, या फिर जो वो ओपिनियन देते हैं आप उन्हीं को मानते हैं, तो ये हमारे फैमिली से रिलेटेड हो गए, तो ये हमारे सोशल फैक्टर हैं। ऐसे आप डॉक्टर या फार्मेसी से रिकमेंडेशन लेते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, तब प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो ये आपके सोशल फैक्टर हैं। लास्ट में कुछ कल्चरल फैक्टर होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस या कल्चरल बिलीफ के अकॉर्डिंग अपने चलना होता है। हर एक के यहाँ पे कल्चर है अलग अलग, तो उनको हमें फॉलो करना होता है, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो सारी चीज़ें हैं अफेक्ट हो जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगी कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। अभी जो हमने देखा ये पर्सनली हर एक बंदे के बारे में देखा है, स्पेशली एक पर्सन के बारे में। अब जो हम सेकंड जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इंडस्ट्री के बारे में। अगर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कोई रॉ मटेरियल, कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदती है, तो उस टाइम पे उसके बिहेवियर को एनालाइज करना, वो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर कहा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल लिखना है कि इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू हाउ बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस मेक डिसीजन अबाउट परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कि इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर से मतलब उन सारे डिसीजन से है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कोई भी चीज़ों को खरीदते हैं, गुड्स या फिर आपकी सर्विसेज को, तो उस टाइम उनका क्या बिहेवियर होता है, वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर कहा जाएगा। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टमेटिक प्रोसेस वेयर मल्टीपल डिसीजन मेकर्स इवेल्युएट ऑप्शंस बेस्ड ऑन द फैक्टर लाइक प्राइस, क्वालिटी, सप्लायर, रिलायबिलिटी। कि ये जो इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर है ना, कि लंबी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है इंडस्ट्री के केस में। यहाँ पे कई सारे आपके डिसीजन मेकर जो है इवेल्युएट करते हैं बहुत सारे ऑप्शन के बेसिस पर, कि उस रॉ मटेरियल का या उस प्रोडक्ट का वहाँ पे प्राइस कितना है, क्या उसकी क्वालिटी रहेगी, या फिर जो सप्लायर है उसके साथ उसकी क्या रिलायबिलिटी है, कितना वो भरोसेमंद है। ये सारे के सारे फैक्टर वहाँ पे चेक करे जाते हैं, तब जाकर के वहाँ पे जो है आपका डील डन होती है। और ये जो है ना सारा यहाँ पे कहा जाता है इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं। अब जैसे अभी आपने देखा था कि अगर आप पर्सनली सामान खरीद रहे हैं, तो पहले आप प्रॉब्लम को या नीड को रिकॉग्नाइज करते थे, फिर इन्फॉर्मेशन सर्च करते थे, फिर एवेलुएट करते थे अल्टरनेटिव, फिर लास्ट में डिसीजन लेते थे, परचेज डिसीजन, एंड उसके बाद में आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर जो रहता था वो यहाँ पे हम चेक करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडस्ट्री के केसेस में, तो यहाँ पे अलग स्टेप इन्वॉल्व हैं। ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर होंगी, पर यहाँ पे कुछ हम ब्रॉड टर्म में देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। जब सबसे पहले तो यही है कि भाई जो जैसे आप कस्टमर थे तो आप भी अपनी नीड को समझ रहे थे, ऐसे अब इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी वो भी अपनी नीड को समझेगी कि मेरे को कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, मेरे को कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है अपने क्लाइंट को देने के लिए। तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द नीड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज टू फुलफिल क्लाइंट नीड्स। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन हम करेंगे नीड का। उसके बाद यहाँ भी रिसर्च होगा, जैसे हम वहाँ पे एवेल्यूशन कर रहे थे ना, मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे अपने दोस्तों से, नेट से, डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से, तो यहाँ पर भी रिसर्च होगी एंड स्पेसिफिकेशंस होंगी। मतलब हम एक डिटेल्ड रिक्वायरमेंट को हम आउटलाइन करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वालिटी हमको चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक रिसर्च करके यहाँ पे पता लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सप्लायर को सर्च करते हैं कि कौन सा सप्लायर बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सप्लायर सर्च। पोटेंशियल सप्लायर आर सर्च एंड कॉन्टैक्टेड, उनको हम कॉन्टैक्ट करते हैं और सर्च करते हैं। देन उसके बाद अलग अलग सप्लायर से अलग अलग प्रपोजल आते हैं, उनको आप इवेलुएट करते हैं कि कौन सा सप्लायर आपके लिए बेस्ट रहेगा। वही है इवेलुएट प्रपोजल, यानी कि सप्लायर प्रपोजल्स आर रिव्यूड बेस्ड ऑन द प्राइस, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। कि बहुत सारे जो सप्लायर्स हैं उनके अलग अलग प्रपोजल आते हैं, आप उनको रिव्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, कि उनका प्राइस क्या रहेगा, क्वालिटी क्या रहेगी, उनकी रिलायबिलिटी कितना रहेगी। तो उन सभी बेसिस पर यहाँ पे आप इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करने के बाद आप किसी एक को वहाँ पे डिसाइड करोगे और उसके साथ कुछ नेगोशिएशन भी करते हैं एंड उसका फाइनली सिलेक्शन करते हैं। नेगोशिएशन मतलब कुछ चीज़ों को आप घटाते हैं प्राइस को, भाई कि भाई थोड़ा कम कर लो, या फिर क्वालिटी को थोड़ा भाई इंप्रूव करो, मतलब कुछ नेगोशिएशन आप करोगे, है ना।
तो लिखना है कि टर्म्स एंड कंडीशंस आर नेगोशिएटेड विद सेलेक्टेड सप्लायर टू फाइनलाइज द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए आप थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगोशिएशन करते हैं और उसको फाइनली सेलेक्ट करते हैं। फाइनली सेलेक्ट करने के बाद आप परचेसिंग का डिसीजन लेते हैं। आप जो भी सप्लायर आपने चूज़ किया है उससे आप परचेज करते हैं रॉ मटेरियल या फिर जो भी सामान, ठीक है, वो आपको कही जाएगा परचेज डिसीजन। एंड उसके बाद आप पोस्ट परचेज एवेल्युएशन, कि जब आप सामान को परचेज कर लेते हैं उसके बाद आप एवेल्युएट करते हैं कि उसने जो सामान भेजा मेरे को वो सच में मेरे लिए उतना फ़ायदेमंद रहा, उसकी क्वालिटी या उसकी परफॉर्मेंस क्या रही, या आपको सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं मिला, तो वो कहा जाएगा पोस्ट परचेज एवेल्युएशन। यहाँ पे लिखा है कि सप्लायर परफॉर्मेंस इज एवेल्युएटेड आफ्टर परचेज टू इंश्योर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये जो है ना सारी की सारी क्या है, इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस है कि कैसे इंडस्ट्री में यहाँ पे कोई भी चीज़ों को खरीदा जाता है, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व हैं। अब इसी इंडस्ट्रियल बाइंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने पर्सनली वाले देखे थे, यानी कि एक बंदे के लिए देखे थे सारे के सारे, जिसकी पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और आपके सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ऐसे ही कंपनी को भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, यानी कि कंपनी से रिलेटेड ही फैक्टर होते हैं। पहला है कि कंपनी का गोल क्या है, उसको क्या बिजनेस आगे बढ़ाना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो इसको अफेक्ट करेंगे। दूसरा परचेसिंग की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, की परचेस कैसे करना है, क्या पॉलिसीज़ हैं, किन चीज़ों को परचेस नहीं करना है या किसी को करना है, वो भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, तो वो भी यहाँ पे अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल मतलब कि मार्केट के इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मार्केट, जो सामान आप खरीद रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाने की सोच रहे हैं, क्या मार्केट स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, क्या मार्केट एक साथ ग्रो होगी या एक साथ डाउन जाएगी, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में रिक्वायर न्यू प्रोडक्ट सर्विस, जैसे कि टेक्नोलॉजी न्यू मतलब कि एडवांस हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसा सामान, ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होगा जो मतलब आजकल के टाइम में फिट बैठे। तो यहाँ पे आपने वैसा ही रॉ मटेरियल मंगाना होगा जो कि आप टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग न्यू प्रोडक्ट को डेवलप कर सके, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट में है आपकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कि भाई आप किस सामान को कितना खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम मेडिसिन बनाते हैं तो आपको कई बार अल्कोहल खरीदनी होती, तो उस पर कई सारा कर देना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ भी अफेक्ट करती हैं परचेसिंग के डिसीजन को, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रोडक्ट एंड सप्लायर फैक्टर, प्रोडक्ट से रिलेटेड और सप्लायर से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर होते हैं। पहला है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड की प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, कितनी रिलायबिलिटी है, तो ये भी उसको अफेक्ट करेंगे। आप परचेस करने से पहले सिंपल सी बात है उसके बारे में सोचेंगे ही सोचेंगे, तो ये भी अफेक्ट करेंगे परचेसिंग को। एंड सेकंड की सप्लायर आप जिससे खरीद रहे हैं वो कितने भरोसेमंद है, वो कितना रेपुटेटेड है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, वो भी कहीं ना कहीं आप उस पर नज़र डालोगे, वो भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे इंटरपर्सनल फैक्टर, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, पर्सनल मतलब खुद के ही अंदर जो आपके वर्कर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, वहाँ पे उनका क्या रिलेशनशिप है किसी भी सप्लायर के साथ में, या फिर आप वो कैसे डिसीजन ले रहे हैं ना, वो भी अफेक्ट करेगा। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन बायर एंड सप्लायर आफ्टर डिसीजन, अफेक्ट डिसीजन, मतलब आप हैं बायर यानी कि कंपनी, ठीक है, कंपनी के तौर पे आप बायर हैं, सप्लायर, बायर और सप्लायर के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी अफेक्ट करता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन मेकर होते हैं, मतलब आपके मैनेजर, ये जो भी वो डिसीजन जो लेते हैं एट लास्ट जो परचेस करने वाले होते हैं, तो उनका डिसीजन भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। तो इस तरीके से हमने वो सारे फैक्टर्स देखे हैं जो कि इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। सारा कुछ जो हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हमने इसको कवर कर लिया है 7 और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एंड इसका देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग विद देयर क्राइटेरिया, जो कि कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है कि टारगेटिंग क्या होती है, मार्केट टारगेटिंग इसको हम बोल देते हैं, तो कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है या फिर ये लॉन्ग में मोस्टली क्वेश्चन बनता है। देखो अब आपकी बात चल रही है फार्मास्यूटिकल मार्केट के बारे में, यानी कि मेडिसिन की मार्केट, फार्मा मार्केट यानी कि ड्रग से रिलेटेड। अब हमारा क्वेश्चन ये यहाँ से बन रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है एंड मार्केट टारगेटिंग क्या है और उसका क्या क्राइटेरिया है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, सिंपल ना अगर मैं आपको वर्ड ही बताऊँ, वर्ड का मतलब क्या है, देखो मार्केट तो आप जानते ही हैं, मतलब अगर फार्मा मार्केट की बात कर रहे हैं, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड जो मार्केट है उसकी बात कर रहे हैं। सेगमेंटेशन का मतलब है कि छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ देना, या कहें तो छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ देना, मतलब जो आपकी पूरी की पूरी मार्केट है ना उसको छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ दूँ, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ग्रुप में तोड़ने से मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने जो है पूरी मार्केट को ना एज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, जैसे इन्फेंट या चिल्ड्रंस के लिए
चाइल्ड्स के लिए मार्केट, ठीक है, अडल्ट्स के लिए अडल्ट्स, एंड आपका यहाँ पे सुपेरियर जो पीपल्स होते हैं यानी कि ओल्ड पर्सन, ठीक है। तो आपकी जो पूरी की पूरी जो मार्केट है, फार्मा मार्केट, आपने 3 बेसिस पर डिवाइड कर दी। चिल्ड्रन की एज मतलब चाइल्ड्स के लिए होगी, अडल्ट्स के लिए होगी और ओल्ड पीपल्स के लिए होगी। तो ये एज के बेसिस पर क्या होगी, आपने सेगमेंटेशन उनका कर दिया, थोड़े थोड़े सेगमेंट में तोड़ दिया। सपोज एज ए फार्मा कंपनी के ओनर आप सोच रहे हैं कि आपने किस वाले ग्रुप पे फोकस करना है। सपोज आपने चिल्ड्रंस के लिए कफ सिरप बनानी है, या फिर उनके लिए कोई आपने एल्बेंडाजोल वगैरह जो कीड़े वगैरह मारने की दवाएं होती हैं पेट के लिए, वो आपने उनके लिए बनानी है, या फिर कोई और चीज़ स्पेशली आपने चिल्ड्रंस के लिए बनानी है। तो आप इस मार्केट पे फोकस करोगे, ना कि इन सभी पर। तो यही कहा जाता है कि मार्केट जो एक ब्रॉड मार्केट है ना आपकी, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो जियोग्राफी के बेस पे कि भाई एक दो कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया, या दो अलग अलग रीजन को डिवाइड कर दिया, या अलग अलग सिटीज़ को डिवाइड कर दिया, या फिर एज के बेसिस पे, या कई बार जेंडर के बेसिस पे भी हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट जो है वो वुमेंस के लिए बना रहे हैं या फिर मेंस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कहा जाता है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन से फ़ायदा ये होता है कि आप जो है पर्टिकुलरली एक ग्रुप पे फोकस कर पाते हैं। तो लिखना है कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए ब्रॉड मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर हु हैव सिमिलर नीड और कैरेक्टरिस्टिक। मतलब पूरी जो बड़ी मार्केट आपकी ब्रॉड मार्केट है उसको छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप में डिवाइड कर दो, और उसके अंदर जो कंज्यूमर होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होंगी। जैसे हमने यहाँ पे जो डिवाइड करा है, यहाँ पे एज कॉमन है, सारे सारे बच्चे हैं, यहाँ पे सारे सारे अडल्ट हैं, यहाँ पे सारे सारे बड़े बूढ़े हैं, समझ गए। तो आगे लिखा है कि इन फार्मा मार्केटिंग इट हेल्प्स कंपनीज टू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट हु नीड पर्टिकुलर मेडिकेशन और ट्रीटमेंट। कि ये जो मार्केट सेगमेंटेशन है ना, ये जो प्रोसेस है, ये फार्मा कंपनीज की मदद करता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे फोकस करने में, ठीक है। कि भाई हमें छोटे बच्चों पे फोकस करना है, या हमें बड़े बूढ़ों पे फोकस करना है, या अडल्ट्स पे फोकस करना है। सपोज हमने कोई विटामिन के सप्लीमेंट वगैरह अपना प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च करना है, तो हम उन्हीं पे फोकस करेंगे जो अडल्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी मार्केट सेगमेंटेशन होगी। अब मार्केट सेगमेंटेशन का क्या क्राइटेरिया है, किस किस बेसिस पर यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो दिया डेमोग्राफिक सॉरी, डीमो जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है पीपल या फिर पॉपुलेशन। यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, जो भी कंज्यूमर है, उनकी एज के बेसिस पे डिवाइड कर दो, जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दो, इनकम के बेसिस पे डिवाइड कर दो, या एजुकेशन लेवल के बेसिस पे डिवाइड कर दो। तो ये आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप चिल्ड्रंस के कप सिरप बना रहे हैं स्पेशली केवल चाइल्ड्स के लिए या किड्स के लिए, तो ये आप इसी वाले मार्केट के ग्रुप पर या मार्केट सेगमेंट पर यहाँ पे आप फोकस करोगे, ना कि अदर पार्ट पर, ठीक है। सेकंड है जियोग्राफी के बेसिस पर, जियोग्राफिक जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे जो मार्केट जो डिवाइड की जाती है लोकेशन के बेसिस पर, जैसे कि आपने कंट्रीज़ को डिवाइड कर दिया कि जो हमारी जो मेडिसिन है वो एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई होगी, या कुछ यूरोप में भी सप्लाई होगी, है ना। या फिर आपने सिटीज़ के बेसिस पर कि हमारी जो मार्केट है यहाँ बुलंदशहर, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के रीजन में बिचेगी, या फिर किसी और रीजन में बिचेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने डिवाइड कर दी। तो ये अपना जियोग्राफी के बेसिस पर हो गया। नेक्स्ट आपका साइकोग्राफिक यानी कि जो लोग हैं, लोग जैसे स्टैंडर्ड होते हैं ना, अलग अलग कुछ अलग सोचते हैं अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में। जैसे कि अडल्ट्स की बात करें, बहुत से अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो आपको कोई प्रोडक्ट है स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो वो साइकोग्राफिक के अंदर आएगा। लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल या वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, वो आपका साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, जिसके आप फिटनेस सप्लीमेंट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप किन को लॉन्च करोगे, या आपके जो मतलब कि टारगेट जो मार्केट होगी या टारगेट जो कस्टमर होगी, वही तो लोग होंगे ना जो फिटनेस पे ध्यान देते हों, जिम वगैरह करते हों। तो ये वही है कि फिटनेस सप्लीमेंट फॉर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर के बेसिस पे कैसे लिखा है कि हेयर मार्केट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग हैबिट, यूसेज रेट एंड ब्रांड लॉयल्टी। यहाँ पे जो हम डिवाइड करते हैं मार्केट को परचेसिंग हैबिट के बेसिस पर, आप परचेज कितना करते हैं, कैसे करते हैं, यूसेज रेट पर, और ब्रांड की लॉयल्टी, आप कितने लॉयल रहते हैं ब्रांड के लिए। एग्जाम्पल, रेगुलर यूज़र ऑफ स्पेसिफिक पेन किलर, अगर आप एक स्पेसिफिक पेन किलर ही बार बार यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पर यहाँ पे हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। तो मोस्टली जो मार्केट यहाँ पे डिवाइड की जाती है वो डेमोग्राफिक के बेसिस पर और जियोग्राफी के बेसिस पर यहाँ पे डिवाइड की जाती है। तो ये हो गया आपका मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। सेगमेंट यानी कि ग्रुप में तोड़ देना, किसको, मार्केट को। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमारा टारगेटिंग। इसका पूरा नाम है मार्केट टारगेटिंग। मार्केट टारगेटिंग कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने स्पेशली अभी मैंने जैसे आपको बोला कि आपने अपनी मार्केट को ना 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, चाइल्ड्स,
अडल्ट्स एंड ओल्ड पीपल। अब ये तो कहा जाएगा पूरी प्रोसेस, इसको बोलेंगे हम मार्केट का सेगमेंटेशन आपने कर दिया। अब आप स्पेशली किस ग्रुप पे फोकस करना चाहते हैं, किस ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं कि मैंने अपना प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, इस पर्टिकुलर मार्केट के लिए डेवलप करना है या लॉन्च करना है, तो वो कहा जाएगा मार्केट टारगेटिंग। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है ना फोकस करने की किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप पर, वो आपका मार्केट टारगेटिंग कही जाती है। तो सिंपल क्या लिखना है आपने कि आफ्टर सेगमेंटेशन मार्केट टारगेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट और कस्टमर्स टू फोकस ऑन दैम। कि सेगमेंटेशन के बाद मार्केट टारगेटिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जो कि स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस करती है, या तो बच्चों पर या फिर बड़े बूढ़ों पर या फिर अडल्ट पर। ठीक है, इट मीन्स यू आर डिसाइडिंग विच सेगमेंट या ग्रुप आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड बेनिफिशियल। आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सा ग्रुप या कौन सा सेगमेंट आपके लिए मोस्ट अट्रैक्टिव है और मोस्ट बेनिफिशियल है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है कि हमने अगर डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किया सपोज एज के बेसिस पर, तो यहाँ पे कंपनी डिसाइड करेगी अडल्ट को, अगर वो कोई भी विटामिन सप्लीमेंट बना रही है या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट बना रही है, तो भाई अडल्ट ही ज़्यादातर यूज़ करेंगे, ना तो ज़्यादा बड़े बूढ़े लोग यूज़ करेंगे, ना ही छोटे बच्चे ज़्यादा यूज़ करेंगे। मोस्टली जो आपका टारगेट रहेगा वो लोग रहेंगे अडल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कहा जाएगा मार्केट टारगेटिंग। आप मार्केट में एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। अब ये टारगेटिंग करना, ये भी इसका एक क्राइटेरिया होता है कि आप कैसे यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है मार्केट साइज। आप मार्केट को टारगेट करने से पहले आप कई सारी चीज़ों को इवेलुएट करते हैं कि भाई उस मार्केट का साइज़ कितना है, आखिर बच्चे कितने हैं इंडिया में, आखिर अडल्ट्स कितने हैं, उनकी कस्टमर की संख्या कितनी है, वो चीज़ आप यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द टोटल मार्केट साइज इन टर्म्स ऑफ पेशेंट, कितने पेशेंट हैं इस टर्म में, उनकी संख्या को आप मेज़र करें और आप ये चीज़ पहले एवेल्युएट करें। ठीक है, सेकंड है ग्रोथ पोटेंशियल। अगर आप बच्चों वाला सेक्शन चूज़ कर रहे हैं या अडल्ट्स वाला चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ग्रो होने के कितने चांसेस है, कितना पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि इवेल्युएट द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट। फ्यूचर में उसके कितने ग्रो होने के चांसेस हैं, क्या वो सेगमेंट ग्रो हो रहा है, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछिए, तो ये कहा जाएगा ग्रोथ पोटेंशियल। नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव पोजीशन। उस पर्टिकुलर सेगमेंट के ग्रुप में, सपोज बच्चों के ग्रुप में या अडल्ट के ग्रुप में कितना कंपटीशन है, आप कंपटीशन को यहाँ पे एनालाइज करोगे। हाउ स्ट्रॉन्ग आर द कंपटीटर इन दिस मार्केट सेगमेंट। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना लेवल ऑफ कंपटीशन है आपके उस मार्केट सेगमेंट में या मार्केट ग्रुप में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उस पर्टिकुलर सेगमेंट में उस पर्टिकुलर जो ग्रुप आप सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों का या एडल्ट्स का, वो आपको कितना यहाँ पे रिटर्न्स आपको देगा या कितना बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा, वो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी भी आप यहाँ पे चेक करोगे। तो एनालाइज द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मार्केट सेगमेंट। यहाँ पे आपने सवाल पूछना है कि कैन द मार्केट सेगमेंट ब्रिंग गुड रिटर्न, यानी कि क्या आपको वहाँ पे गुड रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी होगा। लास्ट में है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो या मार्केट में रीच कर रहे हो, तो आप कितना ईजिली वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं उस चीज़ को। तो वही है कि कंसिडर हाउ ईजिली द टारगेट मार्केट कैन बी रीच्ड एंड सर्व्ड बाय द कंपनी। तो ये हो गया एक्सेसिबिलिटी। तो आपने इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करके या इन सारे क्राइटेरिया को मॉनिटर करके आपने जो है मार्केट को टारगेट करना होता है। आई होप जो सारी चीज़ें हैं आपको समझ आ गई होंगी कि क्या है मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग और उनका क्राइटेरिया। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से कवर होता है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एक्सप्लेन मार्केट रिसर्च, स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन मार्केट रिसर्च एंड रोल ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या है, उसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व्ड हैं वो आपने बताना है, और यहाँ पे मार्केट रिसर्च का ना रोल आपने बताना है, जो कि कई बार शॉर्ट में पूछा जाता है या मोस्टली लॉन्ग में यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए यूनिट फर्स्ट के लास्ट में आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होगी एनालाइजिंग द मार्केट एंड रोल ऑफ मार्केट रिसर्च। तो देखिए सिंपल तरीके से समझते हैं मार्केट रिसर्च यानी कि मार्केट की रिसर्च करना। मार्केट में गए आप किसी में भी उस पर्टिकुलर मार्केट, सपोज किसी भी एक प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, सपोज विटामिन सप्लीमेंट है या प्रोटीन सप्लीमेंट है, तो उससे रिलेटेड वहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट करेंगे, या तो कस्टमर से
या फिर आपके स्टेक होल्डर से, या फिर होल सेलर से, या फिर इंटरनेट से, या फिर किसी भी आर्टिकल वगैरह से, उन सभी डेटा को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उनसे ना एक कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ये जो हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इसका कितना ट्रेंड है, इसके कितने कस्टमर हैं, इसके कितने कॉम्पिटिटर हैं और अदर क्या फैक्टर इस चीज़ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले की जाती है, तो यही कही जाती है मार्केट रिसर्च। ठीक है, तो लिखना है कि इन फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए मार्केट टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रेंड्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फैक्टर डेट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन। तो मार्केट रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी भी मार्केट से रिलेटेड, उसको एनालाइज करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब उसका निचोड़ निकालते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि उस मार्केट का कितना ट्रेंड है, उसके कस्टमर कितने हैं, कस्टमर को क्या चाहिए और उस मार्केट के लिए पर्टिकुलरली उस मार्केट के कितने कंपटीटर हैं और अदर कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले करना होता है, जो कि बहुत मदद करता है एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कराने में। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च आपको समझ आ गया। एंड इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे चीज़ लिखी हुई है कि इट हेल्प्स फार्मास्यूटिकल कंपनी टू अंडरस्टैंड द नीड, प्रेफरेंसेज एंड बिहेवियर ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जब आप सारी चीज़ों को यहाँ पे रिसर्च करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे, अपना एक रिजल्ट निकालोगे, तो आपको या किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये समझ में आ जाएगा कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसके क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसका बिहेवियर समझ आ जाएगा। तो ये है सारे कुछ किसके बारे में, मार्केट रिसर्च के बारे में। अब मार्केट रिसर्च की कैसे जाती है, क्या क्या उसमें स्टेजेस इन्वॉल्व हैं या स्टेप इन्वॉल्व है, वो आपने यहाँ पे बताना है। सबसे पहले कि सेट गोल, आपने गोल सेट करना है कि आप मार्केट रिसर्च किस पर कर रहे हैं। सपोज जैसे हमने एक सेट कर दिया कि हम विटामिन सप्लीमेंट के ऊपर कर रहे हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट हमारा टॉपिक है, तो वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लियरली ये सेट करें कि आपका गोल क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं और किस टॉपिक पे कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डेटा कलेक्शन। फिर उसके बाद आपने जो है प्लान करना होगा और डेटा आपने कैसे कलेक्ट करना है वो मेथडोलॉजी आपने यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी उसकी। मतलब आपने जो है कस्टमर से जाके पूछना है, या फिर आपने होल सेलर या रिटेलर से जाके पूछना है, या फिर आपने ऑनलाइन सारा डेटा निकालना है, या आपने बुक्स से, या लिटरेचर रिव्यू होते हैं, कई सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं नेट पर, तो उन सभी से आपने जो है पहले प्लानिंग करनी होगी कि कैसे डेटा को कलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने डेटा का कलेक्शन करना है। आप डेटा कलेक्शन करोगे, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब उस विटामिन सप्लीमेंट से रिलेटेड आप कस्टमर से पूछोगे, डॉक्टर से पूछोगे, फार्मासिस्ट से पूछोगे, एग्जिस्टिंग जो डेटा है ऑनलाइन अवेलेबल है आप उसका यहाँ पे कलेक्शन करोगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास डेटा आएगा उसकी फिर आप करोगे एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट की डेटा एनालिसिस, यहाँ पे लिखा है कि एनालाइज द कलेक्टेड डेटा टू अनकवर इनसाइट्स एंड पैटर्न्स एंड ट्रेंड। मतलब जो भी डेटा आपके पास आया है आप उसकी गहराई में जाओगे, आप उसके अंदर की चीज़ों को देखोगे कि भाई इस मार्केट में किस चीज़ का ट्रेंड है, कितने कस्टमर्स हैं और क्या पैटर्न है सारी चीज़ों का, कितने कंपटीटर हैं, यहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, वो कहा जाएगा डेटा एनालिसिस। अब जो आपने एनालिसिस की है उसको एक रिपोर्ट में तैयार करना और रिप्रेजेंट करना कि भाई दूसरे को आप समझा सकें, अपनी टीम को समझा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन। प्रिपेयर ए रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन टू शेयर व्हाट यू लर्न। आपने क्या यहाँ पे समझा है, लर्निंग क्या आपने की है इस पूरी एनालिसिस से या रिसर्च से, वो चीज़ आपने यहाँ पे पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। देन जो आपके पास रिपोर्ट आई है उससे कुछ चीज़ें आपने समझी होंगी कि भाई मेरे को ये कितना प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं लॉन्च करना है, तो वही चीज़ें आपने इम्प्लीमेंट करनी है। तो वही आएगा इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और अदर स्ट्रेटजीज। मार्केटिंग से रिलेटेड या प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड और कहाँ पे लॉन्च करना है उससे रिलेटेड आपने जो सारे डेटा यहाँ पे निचोड़ निकाला था उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने मॉनिटर करना है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है कि जो आपने चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी क्या वो सही तरीके से आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं, कितनी इफेक्टिव है आपकी स्ट्रेटजीज या कितनी इफेक्टिव नहीं है। वही है कि कंटिन्यूसली मॉनिटर मार्केट ट्रेंड एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो जो ना सारी 6 स्टेप्स हैं जो कि मार्केट रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट रिसर्च का रोल क्या है। देखो आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर से डायरेक्टली जाके पूछ रहे हैं,
है ना, उससे उसके ओपिनियन ले रहे हैं, और एक आपके डॉक्टर से पूछ रहे हैं, फार्मासिस्ट से पूछ रहे हैं, रिटेलर से पूछ रहे हैं, होलसेलर से पूछ रहे हैं, नेट से सारी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ना आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो वही आपने ना रोल बताना है मार्केट रिसर्च का। पहला है कि अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड। आप ना कस्टमर की नीड को समझ जाओ कि भाई ओवरऑल एक निचोड़ आपके पास निकलेगा कि कस्टमर की नीड क्या है। यही लिखा है कि मार्केट रिसर्च हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, मतलब कस्टमर आपको सजेशन देगा कि भाई आप ये नहीं, आप ये करो, या कोई डॉक्टर सजेशन कर देगा आपको, तो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। यही लिखा है कि इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई न्यू चांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस टू ग्रो। ठीक है, नेक्स्ट है चेकिंग मार्केट डिमांड। यहाँ पे मार्केट की डिमांड को अच्छे से असेसमेंट कर सकते हैं, कि इट हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ मार्केट डिमांड फॉर प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है कम्पिटिटिव एनालिसिस। आपके उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में कितने कंपटीटर्स हैं, कितने लेवल है उनके, या उनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनकी क्या स्ट्रेटजीज है मार्केटिंग की, आप उनको समझ सकते हैं। तो मार्केट रिसर्च हेल्प्स बिजनेसेस टू अंडरस्टैंड देयर कंपटीटर्स, देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस एंड स्ट्रेटजीज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये जो आप रिसर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कस्टमर की नीड को समझ रहे हैं, कस्टमर को क्या फीचर चाहिए वो समझ रहे हैं, कस्टमर के डिज़ायर को समझ रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डेवलप करोगे, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी रोल निभाता है। तो लिखा है कि इट गाइड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाइंग फीचर्स, इंप्रूवमेंट्स और इनोवेशंस डेट कस्टमर डिजायर। ठीक है, ठीक है, तो कस्टमर के डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे न्यू इनोवेशंस या बोल तो न्यू फीचर्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो, प्रोडक्ट को डेवलप कराते हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आप यहाँ पे नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या प्रमोशन के तरीके यहाँ पे अपना सकते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी मार्केटिंग रिसर्च के द्वारा कि मेरा कंपटीटर क्या कर रहा है, मैं उससे बढ़िया क्या कर सकता हूँ। तो लिखा है कि इट हेल्प्स इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बाय आइडेंटिफाइंग मोस्ट इफेक्टिव प्रमोशन मेथड। एंड लास्ट में है रिड्यूस रिस्क। आप जो है ना अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, मतलब रिस्क के चांसेस बहुत यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। तो वही है कि मार्केट रिसर्च रिड्यूस रिस्क बाय प्रोवाइडिंग डेटा टू मेक बेटर डिसीजन। आप यहाँ पे बेटर डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आपकी ना फाइनली यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कवर हो जाती है। ऑलमोस्ट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में, जिसका जो नेम है वो है प्रोडक्ट डिसीजन। प्रोडक्ट डिसीजन, इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब ये है, अभी आपने सपोज मार्केटिंग को समझा, मार्केटिंग रिसर्च को समझा कि कैसे रिसर्च की जाए। अब आप फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है ना, उसका नेम क्या रखना है, उसका लोगो क्या रखना है, और उसका प्राइस क्या सेट करना है। ठीक है, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, और किस पार्टिकुलर सेगमेंट या किस पार्टिकुलर ग्रुप के लिए अपने प्रोडक्ट को बनाना है, वो कहा जाता है प्रोडक्ट डिसीजन। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम बारी बारी से उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूनिट सेकंड में जो आपका पहला क्वेश्चन बनता है, देखिए वह है व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है वो आपने शॉर्ट में यहाँ पे बताना है, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखोगे सिलेबस में है प्रोडक्ट लाइन। तो देखिए प्रोडक्ट लाइन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जिनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हों। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक कंपनी आप जानते ही होंगे, मतलब एप्पल कंपनी। तो उनके जो फ़ोन हैं अगर उनकी बात करें, जैसे कि आईफोन है, तो आईफोन के कई सारे फ़ोन हैं, जैसे कि आईफोन 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, उनमें भी प्रो मैक्स इस तरीके से हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो है कि लाइन होगी किसकी, आईफोन की। ऐसे ही प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट लाइन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड मेडिकेशन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट ऑफर्ड बाई ए फार्मास्यूटिकल कंपनी। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा एक ऑफर किया गया किसी भी प्रोडक्ट का ग्रुप जिनमें कुछ जो है सिमिलरिटीज़ हों या कुछ सिमिलर हों। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको पेन किलर टैबलेट भी मिल जाएगी, पेन किलर कैप्सूल भी मिल जाएगा, पेन किलर इंजेक्शन भी मिल जाएगा, पेन किलर सिरप भी मिल जाएगी। तो ये जो पूरा जो ग्रुप बना सारे प्रोडक्ट का, ये कहा जाएगा प्रोडक्ट लाइन। मतलब ये पेन किलर प्रोडक्ट की लाइन है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि दीज प्रोडक्ट सर्व सिमिलर पर्पस और टारगेट सिमिलर हेल्थ कंडीशन बट मे वेरी इन स्ट्रेंथ, फॉर्मुलेशन और स्पेसिफिक फीचर। जो सारे के सारे जो प्रोडक्ट जैसे हमने देखे, टैबलेट, पेन किलर कैप्सूल, पेन किलर इंजेक्शन, पेन किलर सिरप वगैरह, इनमें जो है बेसिकली ये एक इनका जो एक्शन तो काम तो सिमिलर ही रहेगा, टारगेट एक मेन टारगेट तो सेम ही रहेगा, पर इनके कुछ फीचर या कुछ स्ट्रेंथ या फिर कुछ इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट लाइन। आपको समझ आ गया होगा, मतलब कि एक प्रोडक्ट का ग्रुप जो कि कुछ सिमिलरिटीज़ रखते हों, जैसे हमने आईफोन का एग्जांपल वाला बताया, आपको वहाँ पे इजीली समझ आ जाना चाहिए।
एंड इसका देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड सजेस्ट द वेरियस स्ट्रेटजीज टू सस्टेन ग्रोथ इन वेरियस फेजेस, जो कि लॉन्ग में क्वेश्चन बनता है। ये सिलेबस में देखोगे, देखिए यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपने समझना क्या है, आपने बताने कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या यहाँ पे स्टेजेस या फेजेस इन्वॉल्व्ड हैं वो आपने डिटेल में बताना है। फिर आपने ये बताना है कि हर एक फेज में अगर आपने उनकी ग्रोथ में सस्टेन रखना है या बोले तो ग्रोथ को बनाए हुए रखना है हर एक प्रोडक्ट की, तो आपने कौन कौन से स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी होगी, ठीक है, जो कि अभी आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा दूंगा। तो देखिए सिंपल, देखिए पहले तो यहाँ पे आपने डिफाइन करना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी कि प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ना हम खुद की लाइफ साइकिल से बताते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग हैं तो हमारी भी लाइफ साइकिल होती है ना, मतलब हम पैदा होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम जवान होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, एट लास्ट हमारी डेथ हो जाती है। मतलब पहला पॉइंट हमारा, यानी कि हम जैसे कि पैदा होंगे, यानी कि बर्थ होगा, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हमारा इंट्रोडक्शन होगा, एक तरीके से हम इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे इस धरती पर या फिर इस दुनिया में, ठीक है। फिर उसके बाद हम ग्रो करेंगे, जैसे अभी हम ग्रो कर ही रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली हमारी एज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा कि हम अडल्ट हो जाएंगे, ठीक है, अडल्ट यानी कि हम पीक लेवल पे पहुंच जाएंगे। हम उस टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ताकत होगी, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें सारी चीज़ों में, तो हम यहाँ पे एक तरीके से मजबूत हो जाएंगे और कई सारे डिसीजंस, कई सारी चीज़ों को यहाँ पे हम ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बूढ़े होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे हम ओल्ड हो जाएंगे, एंड देन यहाँ पे एट लास्ट हम क्या करेंगे, डाई कर जाएंगे, जो कि प्रकृति का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरी जो चीज़ें हमने स्टेप समझी हैं, ये है हमारी लाइफ साइकिल। ऐसे ही हम अगर प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल समझें कि प्रोडक्ट कोई आपने लॉन्च किया, तो वो कहा जाएगा उसका इंट्रोडक्शन। फिर प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा, लोग धीरे धीरे उसके बारे में जानेंगे, कस्टमर थोड़े थोड़े जुड़ेंगे, धीरे धीरे ग्रोथ होगी, वो उसका ग्रोथ फेज़ कहा जाएगा। फिर उसके बाद अडल्ट फेज़ आएगा उसका, या कहें तो पीक फेज़ आएगा, जिसको हम मैच्योरिटी फेज़ भी कहते हैं। उस टाइम वो मैच्योर हो जाएगा, उस टाइम पे उसके वो ट्रेंड में चल रहा होगा प्रोडक्ट, मतलब कस्टमर उससे बहुत ज़्यादा कस्टमर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। फिर वो ओल्ड होने लग जाएगा, या कहें तो लोग उसको खरीदना बंद करने लग जाएंगे, मतलब वो डेक्लाइन करने लग जाएगा, एट लास्ट वो मार्केट से गायब ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं एग्जांपल आपको रियल लाइफ के दूंगा, पहले आप समझो कि आखिर लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या लिखना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज लाइक द जर्नी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की लाइफ की जर्नी की तरह है, फ्रॉम व्हेन इट फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू व्हेन पीपल स्टॉप बाइंग इट, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से उसको इंट्रोड्यूस कराया गया मतलब फर्स्ट टाइम, एंड उस तक जब उसको लोग खरीदना ही बंद करते हैं। ये पूरी की पूरी जो जर्नी है वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कही जाती है। इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ बीइंग न्यू एंड पॉपुलर, देन स्टडी एंड इवेंचुअली लेस पॉपुलर एज टाइम गोज ऑन। मतलब ये किन किन स्टेप से गुजरता है, सबसे पहले ये न्यू होता है, फिर ये पॉपुलर हो जाता है, फिर ये मेच्योर हो जाता है, यानी कि स्टेडी ग्रोथ होती है इसकी इक्वल, एंड फिर इवेंचुअली ये लेस पॉपुलर हो जाता है टाइम के साथ में। ये जो है हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो जब हम 20s के थे, मतलब 20s में हमारा जन्म ही हुआ होगा उस टाइम पे, तो इतना तो याद है उस टाइम पे ना डीवीडी चलती थी, डीवीडी प्लेयर है ना। डीवीडी प्लेयर में जो रील वाली जो कैसेट्स वगैरह चलती थी, है ना, कई सारी चीज़ें चलती थी। तो उस टाइम पे जब वो न्यू प्रोडक्ट रहा होगा, है ना, मतलब 20 से पहले वो न्यू प्रोडक्ट रहा होगा, तो उसका लॉन्च होगा, मतलब वो इंट्रोडक्शन है उसका। फिर धीरे धीरे उसने मार्केट में ग्रो करा, और वो ग्रो करने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि भाई वो एकदम टॉप लेवल पे चल रहा था, मतलब कैसेट्स बेचती थी, डीवीडी प्लेयर चलते थे, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे हमारी जनरेशन चेंज हुई, हमने और एवेल्यूएशन किया, न्यू न्यू यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एट लास्ट जो डीवीडी प्लेयर है वो डेक्लाइन कर गए। उनकी जो ग्रोथ थी, जो पहले मतलब मैच्योरिटी लेवल तक हुई थी, फिर वो डेक्लाइन करते करते एट लास्ट अब गायब ही हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल आपको समझ आया। दूसरा एग्जांपल आप फ़ोन का ही ले लो। फ़ोन अभी तो स्मार्टफोन है, उससे पहले हमारे नॉर्मल फ़ोन होते थे। नॉर्मल फ़ोन जैसे हमारा इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम पे उसकी धीरे धीरे ग्रोथ हुई थी, कस्टमरों ने उसको समझा, कस्टमर ने उसका यूज़ किया। फिर क्या हुआ, उसका एक पॉपुलर लेवल आया, मतलब वो पीक पर पहुंचा भाई। उस टाइम पे मतलब बहुत बिकते थे वो छोटे छोटे फ़ोन भी, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, अब स्मार्टफोन या न्यू टेक्नोलॉजीज आने की वजह से उनकी जो मार्केट ग्रोथ है वो यहाँ पे डेक्लाइन कर गई, या कहें तो वो यहाँ पे ख़त्म ही हो गए, डाई कर गए, ऐसे समझ सकते हैं।
ठीक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया किसका, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। अभी फ़िलहाल देखिए हम अपने स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफ़ोन भी परमानेंट नहीं रहेंगे। ये भी अभी जैसे न्यू इनोवेशंस होंगे, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ आएँगी, एट लास्ट ये भी डिक्लाइन करेगी मार्केट। और जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है इस टाइम पे अगर हम देखें, ये मैच्योरिटी पे चल रहा है। जो हमारे स्मार्टफ़ोन है ये मैच्योर है, यानी कि मैच्योरिटी लेवल है इनका, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई इनको खरीद रहा है, हर कोई इनका यूज़ कर रहा है। एट लास्ट ऐसा होगा कि इनको भी खरीदना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि इसके बाद अलग अलग ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमारी लाइफ साइकिल है, ऐसे ही प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ, उसका मैच्योरिटी लेवल एंड उसका डेक्लाइन फेज, तो सभी फेजेस के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करना। आई होप इन 2-3 एग्जाम्पल से आपको बहुत ईजी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कौन कौन से स्टेजेस हैं? सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड में ग्रोथ रहेगा, ठीक है। वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, फिर वो पीक लेवल पे पहुंचेगा, मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचेगा। एट लास्ट लोग उसको खरीदना कम कर देंगे, डेक्लाइन फेजेस में पहुंच जाएगा। अभी हर एक जो फेज़ है, अब हमें हर एक फेज़ के बारे में समझना है, और हमें ये भी यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करें कि हमारी जो ग्रोथ है वो बरकरार रहे, ठीक है। तो क्या चीज़ हमें, क्या एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए? तो देखिए पहला है इंट्रोडक्शन। अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है स्टार्टिंग में, तो आपने क्या करना हो, तो पहले देखिए यही लिखना है डिस्क्रिप्शन में, मतलब ये आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू मार्केट। सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लॉन्च करते हैं मार्केट में। जब प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च ही हुआ होता है तो लोग उसके बारे में जानते नहीं, तो आपका यहाँ पे मेन स्ट्रेटेजी या मेन जो फोकस होता है वो प्रमोशन पे होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजीज के अंदर क्या लिखना है कि फोकस ऑन प्रमोशन टू क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट। आप उसका जितना ज़्यादा चाहें उतना प्रमोशन करो, हर तरीके से प्रमोशन करो, क्योंकि लोग उसको अभी जानते ही नहीं हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में आप देखिए उसकी प्राइस थोड़ी हाई रख सकते हैं। हाई मतलब आपने थोड़ा जो डेवलपमेंट कॉस्ट है उसको भी रिकवर करना होगा, ठीक है। वो आपके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कई बार शुरू में कम रखना होता है, बाद में इंक्रीज़ करना होता है, जैसे कि जियो यही इंप्लीमेंट करता है, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन फेज। उसके बाद आपका ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ कहने का मतलब है कि इसमें जो है कस्टमर आपसे जुड़ने लग जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ जो है प्रोडक्ट की, जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ऐसे प्रोडक्ट की ग्रोथ भी यहाँ पे होती जाएगी। तो यहाँ पे लिखना है कि सेल्स बिगिंस टू ग्रो एज मोर कस्टमर बिकम अवेयर ऑफ एंड परचेज द प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट को लोग जानने लग जाएंगे और धीरे धीरे उसकी ग्रो होगी। इस टाइम पे आपने क्या करना है, स्ट्रेटेजी क्या यहाँ पे अपनानी होगी, यहाँ पे आपने ना डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करना है, मतलब और ज़्यादा जगह उसको फैलाना है अपने नेटवर्क को। आपने इंक्रीज करना है और ज़्यादा प्रोडक्शन को, आपने न्यू फीचर्स ऐड करने हैं प्रोडक्ट में, और फोकस करना है एक ब्रांड लॉयल्टी पे, मतलब आपने जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे फोकस करना है। अपने मार्केट में अपनी एक तरीके से वैल्यू को ऐड करना है, अपने लॉयल्टी या ब्रांड रेपुटेशन वहाँ पे बढ़ानी है स्टार्टिंग में। तो वही है कि एक्सटेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इन्हांस प्रोडक्ट फीचर, साथ के साथ बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड गेनिंग मार्केट शेयर। ये हो गया ग्रोथ फेज में। अब इसके बाद है मैच्योरिटी फेज, यानी कि वो फेज जिसमें जो सेल है ना वो स्टेबलाइज हो जाती है, मतलब ना तो घट ही रही होती हैं, ना ही ज़्यादा बढ़ ही रही होती हैं। जैसे हमारे अगर नॉर्मली बात करें, जब हम जवान हो जाते हैं वो हमारी एक पीक फेज़ है कि भाई उससे हम ज़्यादा जाएंगे ही नहीं आगे, मतलब उससे डेक्लाइन करेंगे, ओल्ड होंगे हम, पर उससे ज़्यादा ताकत, उससे ज़्यादा मजबूती हमें फिर नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए वही होता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी बोले तो इसमें सेल्स आपके स्टेबलाइज हो जाएंगी और वो अपने पीक पर पहुँच जाएंगे। इस टाइम पे आपने क्या करना है, इस टाइम पे स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी कि डिफ्रेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम कंपिटिटर्स, ऑफर प्रमोशंस और डिस्काउंट एंड एक्सप्लोर न्यू मार्केट सेगमेंट। आपने जो है ना अपने कंपिटिटर से ना अपने प्रोडक्ट को अलग करना होगा इस फेज़ में। कंपिटिटर से अपने प्रोडक्ट को अलग करना होगा, साथ के साथ अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑफर देने होंगे ताकि लोग और ज़्यादा खरीदें, कुछ डिस्काउंट देने होंगे। एंड इस प्रोडक्ट को छोड़ के, जैसे अभी सपोज आपको कोई मतलब कि प्रोडक्ट था जो स्पेशली अडल्ट पे फोकस कर रहा था, अब आपने दूसरे मार्केट सेगमेंट पे फोकस करना है कि भाई आपका प्रोडक्ट, आप ऐसा भी प्रोटीन सप्लीमेंट बनाओ जो बच्चों के लिए भी हो। तो आपने न्यू मार्केट सेगमेंट को भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, ठीक है। एंड आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करते रहना होगा, ठीक है। और नए नए वेरिएशंस, नए नए फीचर्स आपने यहाँ पे ऐड करने होंगे, जैसे कि आईफोन करता रहता है, नए नए आईफोन 12, 13, 14 आती रहते हैं। तो ये उसका मैच्योरिटी फेज़ है, फिर वो नई नई चीज़ें यहाँ पे ऐड करता है, हटाता है, बढ़ाता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उसका ही चल रही हैं। अब कुछ टाइम ऐसा होगा, मतलब हर एक चीज़ परमानेंट नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और एट लास्ट ये जो हमारे स्मार्टफोन है ना, ये भी यहाँ पे डेक्लाइन करेंगे, अभी नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी ना कभी ज़रूर होगा। वो होगा उसका डेक्लाइन फेज़ की लोग जो है वहाँ पे भाई आपका सामान ही खरीदना बंद कर देंगे।
कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस ही चेंज हो जाएंगी, उनकी नीड्स ही वो नहीं रहेगी, या फिर उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल्स स्टार्ट टू डिक्रीज ड्यू टू मार्केट सैचुरेशन, मार्केट सैचुरेट हो जाएगी और कंज्यूमर की जो प्रेफरेंसेस हैं, उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो चेंज हो जाएंगी, या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। समझ रहे हो, वही मतलब नए मतलब फ़ोन के स्मार्टफोन की जगह कोई न्यू चीज़ यहाँ पे इनोवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे इस टाइम पे आपने क्या स्ट्रेटेजी अपना ली है, अब आपने उसी प्रोडक्ट को घिसा पिटा के नहीं चलाना है। यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर प्रोडक्ट रीडिज़ाइन, कॉस्ट रिडक्शन और फाइंडिंग नीच मार्केट। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट को ना रीडिज़ाइन करना है, मतलब अपने आप को ना अडेप्ट करते चलना है मार्केट के अकॉर्डिंग, या जो जो न्यू इनोवेशंस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, और न्यू प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन करना है और एक नीच मार्केट का नीच फाइंड करना है। नीच का मतलब है कि मतलब किस चीज़ पर आपने फोकस करना है, एक पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर मार्केट पे आपने फोकस करना है। एंड लिखा है कि इवेलुएट वेदर द कंटिन्यू और फेज आउट द मार्केट, और आपने ये साथ साथ इवेलुएट करना है कि क्या उसी में आपने काम करना चाहिए या फिर कोई न्यू चीज़ यहाँ पे आपने स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सारे के सारे फेजेस, यानी कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपकी ग्रोथ, फिर आपकी मैच्योरिटी एंड लास्ट में डेक्लाइन। जैसे आपकी एज आप अपनी लाइफ से यहाँ पे सिंपल इसको बना करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेटजीज टू सस्टेन ग्रोथ, अगर आप ग्रोथ को बरकरार बनाए रखते हैं तो क्या क्या स्ट्रेटजीज आपने यहाँ पे रेगुलरली अपनानी होंगी। तो सबसे पहला है इनोवेशन, आपने कंटिन्यूसली ना न्यू फॉर्मुलेशंस या जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते रहना होगा। सबसे सिंपल एग्जांपल आईफोन के ले लो भाई, पहले कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, फिर धीरे धीरे न्यू उन्होंने थोड़े थोड़े चेंजेस करे, अपनी चीज़ को इम्प्रूव किया, क्वालिटी को बढ़ाया, और वो नए नए इनोवेशन करते जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट अपने लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हो गया इनोवेशन। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केट सेगमेंटेशन, यानी कि आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप। आपने जो है स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे अगर पहले आपकी जो ड्रग थी पार्टिकुलरली एक अलग ग्रुप के लिए थी, एडल्ट्स के लिए थी, तो आपने उनके ऐसा भी करना हो कि भाई आप चिल्ड्रंस पे भी फोकस करो, आप बड़े बूढ़े लोगों पे भी फोकस करो। तो मार्केट का अपने सेगमेंटेशन भी करना होगा। नेक्स्ट है प्रमोशन, मेंटेन स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग एफर्ट्स टू रेनफोर्स प्रोडक्ट बेनिफिट एंड एडवांटेजेस। आपने लगातार प्रमोशन भी करते रहना होगा अपने प्रोडक्ट का। यह है स्ट्रेटेजी टू सस्टेन ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ को बरकरार बनाए रखने के लिए ये एक तरीका है। नेक्स्ट पार्टनरशिप, आपने कोलैबोरेट करना होगा डॉक्टर्स के साथ, फार्मासिस्ट के साथ या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ, ताकि यहाँ पे आप अपनी मार्केट को एक्सटेंड कर सकें या अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड कंप्लाइंस, इंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अडहेयर टू रेगुलेटरी स्टैंडर्ड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आपने जो है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बरकरार रखना है या इंप्रूव करते चलना है, साथ के साथ जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के या जो भी अथॉरिटीज़ के, तो वो आपने यहाँ पे कंप्लाई करके चलना है, उनको फॉलो करके चलना है। तो इस तरीके से सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपने फॉलो करनी होंगी ड्यूरिंग द ग्रोथ, या बोल तो टू सस्टेन द ग्रोथ। तो यहाँ पे सारा कुछ हमने देखा कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, उसमें क्या क्या फेजेस हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज आपने यहाँ पे अपनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे कवर होता है। एंड इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन प्रोडक्ट पोजिशनिंग। प्रोडक्ट पोजिशनिंग क्या होती है आपने ना शॉर्ट में यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया हुआ है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो अगर हम वर्ड को ब्रेक करें, प्रोडक्ट प्लस पोजिशनिंग, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे देखिए फार्मा मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी मेडिकेशन या अदर प्रोडक्ट। एंड पोजिशनिंग का मतलब होता है उसको एक जगह लोकेट करना या प्लेस करना। अगर हम यहाँ बात करें मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट पोजिशनिंग से मतलब उस प्रोसेस से है या फिर उस तरीके से है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को पर्सनली, अपने प्रोडक्ट को ना अलग, जो आपके कंपटीटर हैं उनके प्रोडक्ट से अलग दिखाते हैं, या उसके फीचर्स कस्टमर को बताते हैं, या उसके एक अलग इमेज या एक अलग स्पॉट कस्टमर के दिमाग में सेट करते हैं, लोकेट करते हैं, वो कहा जाता है प्रोडक्ट पोजीशनिंग, है ना। मतलब दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना, अलग इमेज सेट करना, अलग लोगो दिखाना, अलग फीचर दिखाना, अलग बेनिफिट्स दिखाना, वो यहाँ पे प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहा जाता है। तो सिंपल लिखना कैसे है कि इन फार्मा मार्केटिंग प्रोडक्ट पोजीशनिंग मीन्स प्लेसिंग ए प्रोडक्ट इन ए स्पेसिफिक स्पॉट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, highlighting its unique benefits and differentiating it from competitor। मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके एक स्पेसिफिक और एक यूनिक इमेज लोगों के दिमाग में सेट करना या हेल्थ केयर प्रोवाइडर के दिमाग में सेट करना, और उनके बेनिफिट्स, यूनिक बेनिफिट्स को हाईलाइट करना या कंपटीटर से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना, ये जो सारा कुछ है यहाँ पे प्रोडक्ट पोजिशनिंग कहा जाता है। आई होप ये जो सारी जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग की आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड इसका देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको बनता है कि एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन न्यू प्रोडक्ट डिसीजन एंड देयर डेवलपमेंट। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, इससे मतलब क्या है और इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व्ड है और
प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है वो आपने डिटेल में बताना है। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में आपका दिया हुआ है न्यू प्रोडक्ट डिसीजंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं न्यू प्रोडक्ट डिसीजन से मतलब क्या है। तो लिखा है कि यहाँ पे दीज आर द चॉइसेस विच आर मेड बाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज अबाउट क्रिएटिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू मेडिकेशन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट टू द मार्केट। मतलब ये जो आपकी न्यू प्रोडक्ट डिसीजन जो है एक चॉइसेस होती हैं। मतलब सपोज आपने ना कोई मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है या डेवलप करना है, तो वो जो आपकी चॉइस है उसको सेलेक्ट करने की या बोलते हो एक न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने की मार्केट में, तो वो आपका न्यू प्रोडक्ट डिसीजन कहा जाएगा कि आप डिसीजन ले रहे हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डिज़ाइन करना है। सपोज आपकी यहाँ पे कोई पेन किलर है, कोई हेडेक की मेडिसिन होगी, है ना, या फिर आपको कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल है, या फिर आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई सप्लीमेंट वगैरह है। तो ये पहले आप डिज़ाइन करोगे प्रोडक्ट को, पहले एक तरीके से आपको आइडिया आएगा, आइडिया आने के बाद में आप कई सारे आइडिया से उसको कंपेयर करोगे, फिर उसको आप टेस्टिंग करोगे, फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, एट लास्ट जाकर के आप प्रोडक्ट को यहाँ पे डिज़ाइन करोगे। तो ये वही है, यानी कि न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। आप न्यू प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहते हैं, आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो आपके द्वारा जो यहाँ पे लिया गया एक्शन है या कंपनी के द्वारा जो लिया गया यहाँ पे जो एक्शन है वही कहा जाएगा न्यू प्रोडक्ट डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है न्यू प्रोडक्ट डिसीजन की, उसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं। अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं मार्केट में या डेवलप करा रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले है देखिए आइडिया। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले आपके दिमाग में आइडिया ही आएगा कि आपको क्या चीज़ बनाई, आपने क्या चीज़ बनानी है, क्या चीज़ बनाई जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है कि कमिंग अप विद न्यू आइडियाज़ फॉर मेडिकेशंस और हेल्थ केयर प्रोडक्ट। सबसे पहले आपके दिमाग में आइडिया आएंगे नए नए, आप उनको सोचोगे। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच रहे हैं कि आपने एलर्जी की न्यू मेडिकेशन को लॉन्च करना है, तो एक तरीके से आइडिया आपके दिमाग में पहले आएगा। और आइडिया भी एक नहीं, कई सारे आइडिया आएंगे। तो उनमें से एक पर्टिकुलर आइडिया को फिर आपने क्या करना है, छानना होगा, यानी कि स्क्रीन करना होगा, उनमें से एक को सेलेक्ट करना होगा। लिखा है कि इवेल्युएट एंड सेलेक्ट द बेस्ट आइडिया टू परस्यू फर्दर। उसको फर्दर इम्प्लीमेंट या परस्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर आइडिया को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जिसको हम बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है। सबसे पहले आइडिया आपके दिमाग में आई, कई सारे आइडिया दिमाग में, उसके बाद यहाँ पे जो है अपने पर्टिकुलर आइडिया को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप फाइनली एलर्जिक मेडिकेशन को यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, तो वो आपका एक स्क्रीनिंग आइडिया हो गया। यानी कि अगर आप स्टार्टिंग में कई सारे आइडिया सोच रहे हैं कि भाई मेरे को क्या कफ सिरप बनानी है, या फिर मेरे को मल्टीविटामिन कैप्सूल बनाने हैं, या एलर्जिक मेडिकेशन बनाने, तो अगर फाइनली आकर के आप एलर्जिक मेडिसिन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके आइडिया स्क्रीनिंग कही जाएगी। सॉरी गला खराब सा हो रहा है। ठीक है। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब जो है कि वो आपने एलर्जिक मेडिकेशन कैसे यहाँ पे डेवलप करनी है, पहले वो आपने कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, फिर उसकी ना छोटे से लेवल पे आपने टेस्टिंग भी करनी होगी। वही लिखा है कि डेवलपिंग डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग दैम विद पोटेंशियल यूजर। आपने देखिए एग्जाम्पल के तौर पे एलर्जिक मेडिसिन यहाँ पे क्रिएट करी, उसके बाद आप जो है फीडबैक लोगे डॉक्टर से जाकर के या पेशेंट से जाकर के, मतलब कुछ आप पहले थोड़े लेवल पे बनाओगे, फिर उनसे जाकर के पूछोगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस। आप यहाँ पे एनालाइज करोगे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब इस जो प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं तो इसके मार्केट ग्रोथ के कितने पोटेंशियल चांसेस हैं, कितने यहाँ पे सेल्स होंगे, कितने प्रॉफिट होंगे, कितना रिटर्न आपके पास आएगा, वो सारा कुछ यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस कहा जाएगा। तो वही है कि एनालाइज द बिजनेस एस्पेक्ट लाइक कॉस्ट, पोटेंशियल सेल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जांपल जैसे कि आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो आपकी एलर्जिक मेडिकेशन है उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा, कितना रेवेन्यू आप इससे जनरेट कर पाएंगे, कितना आप यहाँ पे सेल कर पाएंगे, तो सारा कुछ आपका बिजनेस एनालिसिस कहा जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप फाइनली प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। अभी देखिए आपने स्टार्टिंग में पहले एक सैम्पल के तौर पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उसकी टेस्टिंग करी, उसके बाद फिर आपने बिजनेस के एनालिसिस करी कि भाई मेरे को फ़ायदा क्या होगा, या फिर मैं से क्या क्या कर पाऊंगा, कितना खर्चा आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का फाइनली अगर आप सारी चीज़ों को समझ जाते हैं या फिर आप फाइनली डिसीजन लेते हो, तो नेक्स्ट स्टेप आती है यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइनली डेवलप कराते हैं एक्चुअल कंडीशन में। तो क्रिएटिंग द एक्चुअल प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च, फॉर्मुलेशन एंड क्लिनिकल ट्रायल। आपने वही सारी चीज़ें यानी कि रिसर्च करके उसको फॉर्मुलेट करना होगा, फिर उसको अप्रूवल लेना होता है, यानी कि वही सारे के सारे फेजेस आपके प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल आपने कराने होते हैं। वही लिखा है एग्जांपल कंडक्टिंग ट्रायल्स टू इंश्योर द एलर्जिक मेडिकेशन इज सेफ एंड इफेक्टिव फॉर पेशेंट। तो आपने यहाँ पे सभी ये जो है ना ट्रायल वगैरह कराने, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब प्रोडक्ट की डेवलपमेंट होगी उसके बाद आपने टेस्ट मार्केटिंग, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। फिर आपने जो लॉन्च भी करना होगा ना, वो कुछ
शहर में या कुछ मार्केट में ही लॉन्च करना होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे टेस्ट मार्केटिंग। यहाँ पे लिखना है कि इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन ए लिमिटेड मार्केट टू गैदर फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट। आपने एक साथ ही बड़े लेवल पे उसको ना मार्केट में लॉन्च नहीं करना, आपने कुछ थोड़े लेवल पे लॉन्च करना है, फिर फीडबैक लेना है कस्टमर से और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को आपने इम्प्रूव करना है। वही है कि लॉन्चिंग द एलर्जिक मेडिकेशन इन फ्यू सिटीज़ टू सी हाउ वेल इट सेल्स एंड हाउ इट परफॉर्म। वो कैसे सेल हो रही है और कैसे वो परफॉर्म कर रही है, बस आपने कुछ सिटीज़ से अंदाज़ा लगाना होगा और जो भी आपके कस्टमर हैं उनके जो फीडबैक उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड लास्ट में है कॉमर्शलाइजेशन। कॉमर्शलाइजेशन, अब यहाँ पे फाइनली आप इनसे रुपये कमाओगे, कॉमर्शलाइज करोगे तो आप इसको ना बड़े लेवल पे लॉन्च करोगे। जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से इंप्रूव कर लोगे, सारी चीज़ें आप यहाँ पे फीचर इसमें ऐड कर दोगे, उसके बाद आपने उसको बड़े लेवल पे लॉन्च करना है। तो लिखना है कि लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन द फुल मार्केट विद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट। एग्जाम्पल, रोलिंग आउट द एलर्जिक मेडिकेशन नेशन वाइड एंड प्रोमोटिंग इट टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट। एंड लॉन्च करने के बाद आपने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसको प्रमोट करना है अपने डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से या फिर अलग अलग तरीक़ों से। तो इस तरीके से जो अभी आपने देखा है ना, सारी की सारी ना ये वो स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होती हैं अगर आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट को आप मार्केट में ला रहे हैं या फिर न्यू प्रोडक्ट डिसीजन अगर आप ले रहे हैं, तो ये सारी स्टेप यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो ये आपको समझ यहाँ पे आ गया होगा। एंड इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की डिफाइन प्रोडक्ट ब्रांडिंग। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या है उसको आपने शॉर्ट में यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपके सिलेबस में है प्रोडक्ट ब्रांडिंग। तो देखिए प्रोडक्ट तो आप जानते ही हैं, यानी कि कोई भी आपका यहाँ पे फार्मा प्रोडक्ट होगा, मेडिकेशन कोई भी होगी। एंड ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? देखिए ब्रांडिंग यानी कि ब्रांड बनाना। जैसे नॉर्मली आपका जो प्रोडक्ट है ना उसको ना आपने एक स्पेसिफिक फीचर्स देने होंगे, मतलब जैसे स्पेसिफिक आइडेंटिटी के लिए, जैसे उसका एक लोगो हुआ, उसका एक पर्टिकुलर नेम हुआ, उसका डिज़ाइन हुआ, ताकि लोग उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकें और वो एक यूनिक हो दिखने में। उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना। जैसे भाई आईफोन है, उसका लोगो है, हर कोई समझ जाता है। सैमसंग है, उसकी एक अलग ही पहचान है। ऐसे ही और भी आपके कई सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करती है, किसी भी चीज़ में ले लो, ठीक है। तो वो आपका कहा जाएगा प्रोडक्ट ब्रांडिंग। तो सिंपल लिखना है कि इन फार्मा मार्केटिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ए यूनिक एंड रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी फॉर ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी या कहें तो यूनिक नेम, लोगो, डिज़ाइन अगर हम वहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं ताकि लोग या कस्टमर उसको ईजिली समझ पाएँ, तो वो कहा जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांडिंग। यहाँ पे वही लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए नेम, लोगो, डिज़ाइन एंड मैसेजिंग दैट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट फ्रॉम अदर इन द मार्केट। कि इसमें बेसिकली हम वही चीज़ करते हैं, यानी कि उसको एक नया नेम देते हैं, लोगो देते हैं, डिज़ाइन करते हैं और एक उस पर एक पर्टिकुलर आपका कोई मैसेज भी लिखा हो सकता है ना, जो कि अलग प्रोडक्ट से उसको अलग बनाता है, मतलब दूसरे प्रोडक्ट से उसको अलग बनाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होता है। एंड इसका देखिए लास्ट में आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए वह व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो देखिए यहाँ पे सिंपल लिखा है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स मैनेजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ मेडिकेशन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। अभी अपनी लाइफ साइकिल देखी थी ना उनकी, कि उनको इंट्रोड्यूस करना, मतलब कि किसी न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे डेवलप करना, फिर उसकी ग्रोथ को मेंटेन करना, मैच्योरिटी लेवल पे पहुँचाना, फिर डेक्लाइन फेज में, तो सभी जगह उसको मैनेज करना है ना, उसकी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन रखना, वो यहाँ पे कहा जाता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टास्क इसमें रहते हैं, जैसे कि इट इंक्लूड्स टास्क लाइक डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, यानी कि न्यू प्रोडक्ट को यहाँ पे लॉन्च करना हो या डेवलप करना हो, एंड ये इंश्योर करना हो कि भाई वो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, उनको उनकी प्राइसिंग सेट करनी हो कंपटीटर को देखते हुए, एंड उनको प्रमोट करना हो अच्छी तरीके से। तो सारा कुछ ये होता है किसके अंदर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि प्रोडक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेट बिटवीन रिसर्च, मार्केटिंग एंड सेल्स टीम। जो प्रोडक्ट का मैनेजर होता है, मैनेज करने वाला, जो पूरी कई बार टीम भी हो सकती है, तो वो रिसर्च टीम के साथ, मार्केटिंग टीम के साथ और सेल्स टीम के साथ ये जो है कोऑर्डिनेट करता है और ये इंश्योर करता है कि जो मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है क्या वो सक्सेसफुल रहा है, क्या उन्होंने कस्टमर या जो आपके पेशेंट हैं उनकी नीड को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। तो सारे का सारे जो मैनेज करने का काम है किसका होता है, प्रोडक्ट मैनेजर का। एंड ये जो प्रोसेस है वो कही जाती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका जो फाइनली जो आपका सारे का सारा यूनिट था, यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट एंड यूनिट नंबर सेकंड, हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों जो यूनिट्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो में कवर कर देंगे, यहाँ पे रिमेनिंग जो भी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।